आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद का अर्थ। क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद से अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की व्रत भावना का विलोम है और इसका धैर्य संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में ये ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। क्षेत्रीयतावाद की भावना सारे देश में व्याप्त है और प्राय सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आंदोलन तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती रहती है। भारत में क्षेत्रीयतावाद का ऐतिहासिक विकास। भारत ने केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है, अपितु वैचारिक परंपरा, धर्म और संस्कृति से भी इसकी विशालता प्रकट होती है। विदेशी ताकतों ने भारत की इस सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता का शोषण किया। स्वतंत्रता की बेला पर भारत दो भागों में विभक्त था, ब्रिटेन शासन के प्रांत एवं देशी रियासतें। ब्रिटेन भारत में राजनीतिक चेतना तो जागृत हुई, किंतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों का विभाजन अंग्रेजों ने तार्किक आधार पर नहीं किया, अपितु अपने निहित स्वार्थों को ध्यान में रखकर किया। देशी रियासतों में थोड़ी बहुत आंतरिक स्वायत्तता थी। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इन रियासतों का सहयोग प्राप्त किया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक एकीकरण की थी। इस संदर्भ में प्रारंभिक रूप में दो समस्याएं सामने आई: राज्यों का भारतीय संघ में विलीनीकरण और भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण। इन दोनों समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों का भारतीय मानचित्र में पुनः सीमांकन एक चुनौती थी। इस तरह क्षेत्रीयतावाद का उदय ब्रिटिश शासन की विरासत है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कारण। भौगोलिक दृष्टि से भारत के कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं। इन बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र आदि को यदि पृथक राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो भी केरल, नागालैंड से तो बड़े राज्य बनेंगे। संस्कृति। कुछ राज्यों में कई भाषी एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व है। इसी आधार पर कुछ क्षेत्र अपने लिए विशेष स्थिति की मांग करते हैं। ऐतिहासिक। राज्य पुनर्गठन के बाद कई पुरानी रियासतों को राज्य में मिला दिया गया था। आज भी इन रियासतों के लोग ये महसूस करते हैं कि यदि इनकी रियासतों का ही पृथक राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। केवल ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर ही पुराने क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। आर्थिक कारण। भारत के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ क्षेत्र पिछड़ गए। इससे इन पिछड़ेपन क्षेत्रों में असंतोष फैलने लगा और क्षेत्रीयतावाद की भावना फैलने लगी। उदाहरणतः राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में तीव्र गति से विकास नहीं हो पाया और वे अपने लिए पृथक राज्य की मांग करने लगे।
भाषा। भारत में भाषागत विविधता रही। उत्तर और दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भिन्न रही है। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई। जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति बढ़ी। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही वहाँ क्षेत्रीयतावाद की उग्र प्रवृत्ति दिखाई देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति फैलने में जाति प्रभावक तत्व रहा। राजनीतिक कारणों से भी प्रादेशिकता की मांग बढ़ी। राजनीतिज्ञ ये सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएंगे तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। प्रादेशिक दल जैसे कि डीएमके और अकाली दल आदि ने भी राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की अग्नि प्रज्वलित की। आज की परिस्थितियों में क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति को प्रबल बनाने में इन राजनीतिक कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब हम चर्चा करते हैं क्षेत्रीयतावाद के उदय के बाद क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम। क्षेत्रीयतावाद की भावना जन जीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में बंट गया और प्रत्येक क्षेत्र के लोग दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम कई तरह से हैं। पहला, विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद का जो प्रथम दुष्परिणाम हमें भारत में देखने को मिलता है वह ये है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थ व हितों को सर्वोपरि स्थान दे बैठते हैं और उसे ये चिंता नहीं होती कि उसके दूसरे क्षेत्रों को कितना नुकसान होगा। राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का विकृत होना। भारत में क्षेत्रीयतावाद के कारण केंद्रीय सरकार तथा राज्य के बीच का संबंध कभी कभी अत्यधिक कटु रूप धारण कर लेता है। प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह, क्षेत्रीय तेलंगाना, बड़े बड़े उद्योगपति या राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्रों के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और केंद्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। केंद्रीय सरकार जिसकी तरह भी थोड़ा सा झुक गई हो वह भी विवाद का विषय बन जाता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों का पारस्परिक संबंध सौंदर्यपूर्ण नहीं रह पाता। स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास। क्षेत्रीयतावाद का एक और दुष्परिणाम ये होता है कि इसके फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के नेतृत्व व संगठन का विकास हो जाता है जो कि जनता की भावनाओं को उभार कर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहता है। इस प्रकार के नेताओं व संगठनों को न तो क्षेत्रीय हितों और न ही राष्ट्रीय हितों का नैतिक हितों का तनिक भी ख्याल रहता है। उनका समस्त ख्याल तो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने ही स्वार्थों को सिद्ध करने पर केंद्रित हो जाता है। ये नेतागण कभी तो भाषा के प्रश्न को लेकर हंगामा मचाते और कभी केंद्रीय सरकार के पक्षतापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध नारा लगाने के लिए सामने आ खड़े होते हैं, चाहे उनमें से कोई भी समस्या वास्तविक हो या केवल काल्पनिक। भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। क्षेत्रीयता का एक और बुरा प्रभाव ये होता है कि संकीर्ण वफादारी भाषा की समस्या को सुलझाने में सहायक होने के स्थान पर उसे और भी जटिल बनाने का कारण बनती है। क्षेत्रीय वफादारी का सीधा संबंध क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव से होता है, जिसके कारण प्रादेशिक भाषा को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की गलती उस क्षेत्र के लोग कर बैठते हैं। परिणाम ये होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल नहीं रह जाती और विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता बढ़ती
चली जाती है। क्षेत्रीयता का ये परिणाम जन कल्याण और राष्ट्रीय प्रगति के दृष्टिकोण से अत्यधिक घातक सिद्ध होता है। राष्ट्रीय एकता को चुनौती। संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती बन जाती है। क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह राष्ट्रीय एकता की समस्त धारणाओं और भावनाओं पर तुषारघात करती हैं, क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वशासन या पृथक राज्य के प्रश्न को लेकर, तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्न को लेकर जो झगड़े या मनमुटाव खड़े हो जाते हैं वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। क्षेत्रीयतावाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए राजनीतिक ज्योति बसु कहते हैं कि समय बीतने के साथ साथ मैं भारत को कमज़ोर होते देख रहा हूँ। इस प्रकार की चिंता निराधार नहीं है, इस चिंता का अपना औचित्य है। क्षेत्रीयतावाद को रोकने के उपाय। राष्ट्रीय जीवन के लिए क्षेत्रीयता कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसे नियंत्रण करना ही उचित है। इस क्षेत्रीयतावाद को रोकने के कई सुझाव हैं। पहला, केंद्र सरकार की नीति कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि सभी उप संस्कृति क्षेत्र का संतुलित आर्थिक विकास संभव हो, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम से कम हो। सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या की भावना न पनपे। भाषा संबंधी झगड़ों का हल शीघ्र ही ढूंढ लिया जाए। इस संबंध में सबसे उचित हल ये है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान मान्यता प्रदान की जाए। हिंदी भाषा को किसी भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती लादा न जाए, अपितु इस भाषा का प्रचार या विस्तार इस ढंग से किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर ले। प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाए, जिससे कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना को अपना सकें। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खंडन हो सके और केंद्रीय सरकार के इरादे पर किसी को भी संदेश न रहे। जहाँ तक संभव है व्यवहारिक हो, उप सांस्कृतिक क्षेत्रों को उचित आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए, यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन व संगठन पर न पड़ता हो। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक संबंधों को अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए दोनों ही पक्षों को इस प्रकार की नीति तथा आचार संहिता को अपनाना चाहिए कि पारस्परिक विश्वास टूट न जाए और ऐसा अवसर कभी न आए कि उन्हें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की आवश्यकता हो। संकीर्ण मनोवृत्ति वाली स्वार्थ नेता गण इस प्रकार के अवसरों की राह ताकते रहते हैं। इस मौके पर क्षेत्रीयतावाद की भावना को भड़काने का प्रयत्न करते हैं। राज्य सरकार और विशेषकर केंद्रीय सरकारों के द्वारा क्षेत्रीय नेताओं को इस प्रकार का मौका कभी नहीं दिया जाना चाहिए। जरूरत इस बात की है क्षेत्रीयतावाद की तुलना में भारतीयता के भाव को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। आज हमने चर्चा करी क्षेत्रीयतावाद के उदय के कारण, उसके दुष्परिणाम और उसके रोकने के उपाय। हम आगे की क्लास में या आगे का जो हमारा टॉपिक है उसमें करेंगे भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के जो विश्लेषण है, मतलब हमें क्षेत्रीयतावाद कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। धन्यवाद।